Dear students, the profit and loss account starts with gross profit on the credit side. If there is a gross loss, तब क्या होगा सर? तो बस चेंज कर देंगे साइड. After that, all those expenses and losses which have not been entered in the trading account. So जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. और कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को. कैपिटल बढ़ने का मतलब होता है क्रेडिट, कैपिटल घटने का मतलब होता है डेबिट. सो एक्सपेंस एंड लॉस हमेशा क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा? कैपिटल को घटाएगा. सो ऑफ कोर्स दे विल बी ऑल बी एक्सपेंसेस एंड लॉस इधर आएंगे, तो दे ऑल विल बी डेबिटेड. इनकम्स एंड गेन्स अदर देन सेल्स. ये अदर देन सेल्स क्यों बताया जा रहा है? कौन बताएगा मेरे को? अरे सर आप भी ना कैसा कैसा सवाल करते हैं. सर ये सेल्स को तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ही लिख डाला है. इट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. तो ये होता है क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर सेल्स लिखेंगे हम लोग. नहीं सर सेल्स नहीं लिखेंगे. अरे बाबा ठीक है बाबा, नहीं लिखेंगे. अच्छा सेल्स नहीं लिखेंगे. सेल्स के अलावा जिससे हमारा इनकम हुआ है या गेन हुआ है वो लिखेंगे. सर इंटरेस्ट का इनकम आया है, इंटरेस्ट का इनकम लिखेंगे. अरे बिल्कुल लिखेंगे. हमारे ऑफिस में ना सर ये वाला रूम ना सर खाली पड़ा रहता है कि इस रूम को हमने ना पड़ोसी को रेंट में दे दिया. तो सर इसका भी इनकम आएगा, इनकम फ्रॉम रेंट. कि ये पेट्रोल को हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये जो मशीन है मशीन को हम बैलेंस शीट में नोट करेंगे, एसेट समझेंगे. क्यों समझेंगे? क्योंकि मशीन 1 साल से ज़्यादा चलेगा. प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल वाला आइटम या उससे नीचे वाला आइटम आएगा. और बोलते हैं कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो पर्सनल इन नेचर होते हैं. तो पर्सनल एक्सपेंस को हम क्या करें? सर ये तो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पर्सनल वाली बातें कहाँ से आ गई? तो पर्सनल वाला जो खर्चा है उसको क्या करेंगे? उसको कहाँ लेकर जाएंगे? क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे, या उसको हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे ड्राइंग्स बोलकर. मतलब उस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेकर जाएंगे. अब अगर एक कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो तो सर बात तो एक ही है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दो या सर कैपिटल में से माइनस कर दो, प्रॉफिट लास्ट में जुड़ता तो कैपिटल में ही है. सर क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो एक ही है सर. घूम फिर के कैपिटल से तो माइनस होना है सर. अरे भैया बात तो सही है. मगर 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 देखो मगर में बहुत सारा अगर है. इमेजिन करो मेरा कैपिटल है 5 लाख और बच्चे तुमने प्रॉफिट मुझको दिया 50,000 का, और मेरे बच्चे पर्सनल खर्चा था 10,000 का. जैसे ही मेरे बच्चे पर्सनल खर्चा को हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, जैसे ही दिखाएंगे मेरे बच्चे, प्रॉफिट 50,000 की जगह आएगा 40,000. आएगा क्या? नहीं मेरे बच्चे आएगा. अब मेरे बच्चे ये 40,000 को हम जोड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है उसको जोड़ेंगे कैपिटल में. तो मेरे बच्चे मेरा कुल मिला के कैपिटल है 5,40,000. और अगर हम पर्सनल खर्चा जो 10,000 का है, पर्सनल खर्चा है मेरा, इसको हम प्रॉफिट में क्यों जोड़ें सर? ये पर्सनल है, ये व्यापार का खर्चा नहीं है सर. मैं हूं मैनेजर साहब को मिलता है 10% कमीशन. सर अगर ये पर्सनल खर्चा डाल देंगे ना मेरा 10% कमीशन मारा जाएगा सर. अच्छा बात तो सही है. और सर देखिए मैंने कमाया, मैं मैनेजर हूँ, मैं इतना मेहनत किया, मेरा पूरा टीम ने इतना मेहनत किया, और सर हमने प्रॉफिट किया 50,000 का सर. और सर आपने भाभी जी को सारा साड़ी दे दिया सर, हम लोग साड़ी का बिजनेस करते हैं, और आपका पर्सनल खर्चा था सर, और ये सारा खर्चा सर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया सर. और लास्ट में हुआ क्या सर? मेरा सारा मेहनत सर जीरो हो गया सर, क्योंकि सारा का सारा जो खर्चा आपने किया था पर्सनल नेचर का खर्चा किया था सर, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया सर. हम नहीं करेंगे नौकरी, इस काम में हम नहीं छोड़ देंगे, आज ही इस्तीफा दे देंगे, कुछ कमीशन नहीं मिला हमको. अरे भैया रोको, हम आए अकाउंटेंट, करेंगे इंसाफ. तो आओ इंसाफ करते हैं. अब देखो भैया, अगर इस खर्चे को, बात तो है एक ही, अब अगर हम 50,000 देखो लिखते हैं तो वापस से कैपिटल होता है यहाँ पर 50,000. नहीं कैपिटल 50,000 नहीं भैया, कैपिटल 5 लाख. ठीक है भैया, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, वेरी गुड. तो सर प्रॉफिट आता सर 50,000 का. तो सर कम से कम प्रॉफिट तो एकदम सही दिखाता ना सर. हम लोग काम किस लिए कर रहे हैं? सब कुछ सही दिखाएं. और सर 5,50,000 कैपिटल हो जाता साहब का. अब साहब का इसमें से 10,000 निकले,
या साहब पर्सनल में से 50,000 निकाल ले, हमको क्या मतलब, हम तो है मैनेजर, मैनेजर को ड्यूटी दिया प्रॉफिट भैया बढ़ते रहना चाहिए। तो कल को हमारा प्रमोशन भी तो होगा ना सर। अब जैसे 2017 का प्रॉफिट है 50,000 और 2018 का प्रॉफिट है 80,000, तो हम बोलेंगे ना साहब को कि देखो साहब, पिछले साल का प्रॉफिट से और इस साल का प्रॉफिट में देखो साहब कितना फर्क है। अब ये साहब जो है हर वक्त अपना पर्सनल खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में घुसा देंगे, तो हमारा असली मेहनत तो समझ ही में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है भैया, ठीक है, भावनाओं को हम समझ गए हैं भैया, अब एकदम शांत हो जाओ, शांत गदाधर भीम शांत। तो कुल मिला के सर, अगर ये पर्सनल खर्चा 10,000 बाद में कैपिटल से डायरेक्ट माइनस करेंगे तो भी 5,40,000 होगा। साहब को तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको तो फर्क पड़ जाएगा ना साहब। तो ये बात समझ में आया। अगर एक्सपेंस कोई पर्सनल इन नेचर होगा तो क्या करेंगे सर? सब समझ में आ गया सर। विल नॉट बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब भैया मैनेजर बाबू खुश, मैनेजर बाबू खुश कर दिया इंसाफ। सो ओनली दोज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अरे बाबा रे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसका मतलब पता है कहाँ उठा के मार रहा है आपको भैया मेरे? ये जो एसेट का जो एक्सपेंस है ना मेरे भाई, एसेट जो खरीद लिया था आपने, तो एसेट वाला जो खर्चा है, एसेट वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। याद आया कुछ? चैप्टर किए थे हम लोग, रेवेन्यू एंड कैपिटल। सो ओनली दोज रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रिलेटेड। अब एक और बवाल बात है दोस्त, याद रखिएगा, दूल्हा दुल्हन कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलिएगा। विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर, ठीक है, इस साल का ही बात करना है, इस साल का अकाउंट्स बना रहे हैं, आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो भैया, पहले तो आया ग्रॉस प्रॉफिट, फिर अदर इनकम, ये सब सिग्निफिकेंट फैक्टर है। अदर इनकम में अगर हमने कोई डिस्काउंट मिला हमको तो हमारा इनकम है ये, कुछ कमीशन मिला तो ये हमारा इनकम है, तो ये सब को हम लोग बोलते हैं अदर इनकम, ठीक है। फिर नॉन ट्रेडिंग इनकम, जो हमारा बिजनेस किया था, हमारा बिजनेस था साड़ी बेचने का, ठीक है, साड़ी बेचने का से जो प्रॉफिट आया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद अदर इनकम, ये इनकम साड़ी बेच के नहीं आया, ये डिस्काउंट से आया, डिस्काउंट के कारण ये फ़ायदा हुआ। और कुछ हमने, हमारे पास 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा था, हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में जमा कराने से भैया बैंक ने दिया इंटरेस्ट, तो इससे भी हमारा फ़ायदा हुआ। कुछ हमारे पास एक रूम था, उसको हमने लेट आउट कर दिया, तो उसका भी हमको मिला रेंट। और कुछ हमने रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे थे, तो उसमें से हमको मिला डिविडेंड। तो ये सबको कहते हैं नॉन ट्रेडिंग इनकम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रेडिंग नहीं है ये, नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है। ये है अदर इनकम। और भी है, अरे भैया क्या करे भैया, माँ की कृपा हो गई, देवी माँ की कृपा हो गई। मशीन, जो मेरा पुराना मशीन चल ही नहीं रहा था यार, बेकार पड़ा हुआ था, ठीक है, मशीन को भैया बेच दिया, उसमें से भी कुछ फायदा हो गया। अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता भाई, भगवान देवी माँ ने चमत्कार कर दिया, जा बेटा जा, तेरे को प्रॉफिट दे दे रहे हैं। तो ये मशीन बेच के तो मैं सोचा ही नहीं था, बट सोचने से क्या होता, चमत्कार हो गया जी, चमत्कार। अब नॉर्मल गेन है ये। अब नॉर्मल गेन मतलब जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, होता नहीं है जनरली। सेकंड हैंड मशीन, थर्ड हैंड मशीन, 10 साल पुराना मशीन को बेच कर, बुक वैल्यू क्या, जैसे हमने 10 लाख में खरीदा था इस मशीन को, डेप्रिशिएट कर करके मशीन का वैल्यू हमारे हिसाब से था 1 लाख का, हमारे किताबों के हिसाब से बुक वैल्यू था 1 लाख, और पता खरीदने वाले ने 2 लाख पे मशीन खरीद लिया। वाह वाह वाह, 1 लाख का भैया फायदा हो गया, ठीक है। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट था, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू से भी ज़्यादा मिल गया, तो भैया ये सब अबनॉर्मल गेन है, तो ये सब भी हमारी कमाई है। तो दीज आर ऑल द सिग्निफिकेंट फैक्टर। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो मेरे को पता चलेगा, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट है 50 लाख का, मतलब साड़ी बेच के हमने 50 लाख कमाया, और डिस्काउंट वगैरह है 2 लाख का, अच्छा अच्छा ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग ये सब रेंट वेंट ये सब डिविडेंड का है 5 लाख का, तो ये पता चला कि अब नॉर्मल गेन 5 लाख का है। 62 लाख जो हमारे इनकम साइड में है, ठीक है, इसमें से चलो मेजर तो भैया जो हमारा मेन धंधा है साड़ी बेचने का, उसी से अपना मेजर इनकम है 50 लाख का। 12 लाख रुपया मतलब 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का, तो चलो यार अपना एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, क्या बात है यार, मज़ा ही मज़ा है। जब हम लोग खर्चे के साइड में देखेंगे तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सब अपने आप में समझदारी वाला बात है, समझाने का कुछ नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे बैंक का खर्चा, लोन का खर्चा, डिस्काउंट बिल का खर्चा, कस्टमर को कुछ दे दिया डिस्काउंट उसका खर्चा,
एब नॉर्मल लॉसेज, अरे भैया सोचे ही नहीं तो मशीन टूट के मर जाएगा, मशीन मर गया, मेरा बहुत प्यारा मशीन तो ठीक है, मशीन वैसे मरता नहीं है, बट दिल लगा हुआ था तो बोल दिया मर गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे या लॉस बाय फायर। तो मैनेजमेंट एक्सपेंस में सैलरीज आया, ऑफिस का रेंट, रेट्स, टैक्सेस आया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आया, टेलीफोन का चार्जेस आया, पोस्टेज टेलीग्राम आया, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मेंटेनेंस में भैया लंबा खर्चा आता है, रिपेयर कराना पड़ता है, रिपेयर, रिन्यूअल, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस बिल्डिंग। देखो डेप्रिसिएशन समझ में आया, 1 साल का खर्चा, 1 ईयर का खर्चा जो बैलेंस शीट से टान के इधर ले आते हैं। सेलिंग करना है, सेलिंग करना इजी नहीं है सर, सेलिंग के पीछे बहुत माथा लगता है, सेलिंग के जो स्टाफ है उनका भी सैलरी देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट, गोडाउन रेंट। सर गोडाउन रेंट, अरे भैया जो बड़े बड़े बैनर वैनर है ना उसका भी गोडाउन है अपना। कैरीज आउटवर्ड बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू सेलिंग कमीशन। फाइनेंशियल एक्सपेंस में आ जाओ आप, फाइनेंशियल एक्सपेंस में बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। अब कुछ अब नॉर्मल लॉस भी देख लो भैया, जब इतना कुछ देखे हो तो ये भी देख लो, और देख लो यार, लॉस ऑन मशीनरी, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर। तो सर सब कुछ हमने देख लिया है, सब कुछ देख लिया तो भैया जुग जुग जियो, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गड़बड़ मत करना। पेट्रोल 1500 रुपया लगा इस महीने में, बट 500 रुपया सर प्रोपराइटर ने अपने बच्चों को घुमाने लेकर गया तो उसका पैसा लगा। सो अब भैया ये जो पेट्रोल का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा मतलब पेट्रोल का एक्सपेंस, तो पेट्रोल का एक्सपेंस अगर हम 1000 लिखें और ये 500 रुपया को हम ड्राइंग्स लिखें, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 500 रुपया। तो ड्राइंग्स का मतलब ये है कि हमने एक्सपेंस, जो एक्सपेंस था ना पेट्रोल का, उसको तो हमने 1000 ही लिखा है, पहले एक्सपेंस लिख रखा था 1500, बट इसमें से हमने पता किया कि नहीं ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स, ये 500 रुपया पेट्रोल का एक्सपेंस नहीं मानेंगे, इसको ड्राइंग्स मानेंगे। आया बात समझ में? और फिर बोलते हैं ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है फर्म का, तो ड्राइंग्स फर्म का एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, अगर ड्राइंग्स फर्म का एक्सपेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अगर ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है फर्म का तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको एक्सपेंस बोलकर क्यों लिख रहे हो भैया? क्योंकि ये तो ड्राइंग्स है, ये तो फर्म का खर्चा है ही नहीं, तो हटाओ इसको यहाँ से। तो गलती से हमने 1500 रुपया लिख दिया, तो कोई बात नहीं, लेस करो, लेस ड्राइंग्स 500। और ये ड्राइंग्स क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड है तो इसको डायरेक्ट हम लोग कैपिटल कैपिटल में गेम खेलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से हटाओ इसको। ये छोटा छोटा बात अगर नहीं समझोगे तो गलत कर दोगे। सो ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, बट रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल में से अगर हम 500 माइनस करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? कैपिटल घटेगा, रिड्यूस होगा। तो यही तो बात हो रहा है, कैपिटल घटेगा मतलब रिड्यूस होगा। मैं क्यों आपको आईसीएआई का मटेरियल से पढ़ाता हूँ दोस्त, एक एक वर्ड को मैं बहुत ध्यान से पढ़ाता हूँ, ये आपके लिए रिवीजन में बहुत बड़ा सहायक बनेगा, बहुत बड़ा। जब मैं आपको अपने लैंग्वेज में बस बोल के निकल जाऊँ तो रिवीजन या रीडिंग जो है दोबारा से कहाँ से करोगे, किससे करोगे? तो ये 2 घंटे का लेक्चर 20 मिनट में वापस से कवरेज हो सकता है अगर आप रीड करोगे, तो वापस जब थर्ड टाइम रीड करोगे तो ये 10 मिनट में होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगा, पर उसके बाद 20 मिनट में आपने आईसीआई का मटेरियल पढ़ लिया जो 2 घंटे में आपको मैंने समझाया, नेक्स्ट रीडिंग आपने 10 मिनट में कर लिया, और उसके बाद तो बस आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, बस वो नज़र जानी चाहिए। नज़र जाते के साथ आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाईली इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आईसीएआई मटेरियल का ये जो रास्ता हमने निकाला है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों, समय लगेगा, बट जब माँ खीर बनाती है ना तो खीर में जितना उसको आराम से पकने दिया जाए टेस्ट उतना ही आता है। सेम अप्लाइज टू गाजर का हलवा, ठीक है, सो टेस्ट आएगा, एंड सेम अप्लाइज टू काली दाल। So drawings are not expenses for the firm but reduction of capital, and therefore
शुड नॉट बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या अब ये अकाउंटिंग भाषा सीख गए दोस्त? बहुत सारे बच्चों को पता दिक्कत कहाँ होता है, ये शुड नॉट बी डेबिटेड, पता नहीं यार ये क्या बोल दिया यार। तो भैया आपको तो मैं सिखा रहा हूँ ना आराम से, शुड नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वापस से प्रॉफिट एंड लॉस किसका बच्चा है? कैपिटल का बच्चा है। जब भी कोई भी खर्चा होता है तो अल्टीमेटली होता तो कैपिटल का ही है ना। तो कैपिटल कम होने का मतलब डेबिट करना। तो कुछ ऐसा खर्चा जिसको हम ड्राइंग्स बोल रहे हैं, क्या उसको डेबिट कर दें प्रॉफिट एंड लॉस में? तो ये लैंग्वेज इसलिए मैं आपको इतना ध्यान से समझाने का चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही लिखते हैं कि रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख दिया रॉन्गली डेबिटेड। अब बच्चा समझ नहीं आ रहा है ये रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है भाई। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये भाषा नहीं सीखोगे तो अकाउंट्स नहीं सीख पाओगे। मैक्सिमम बच्चों को अकाउंट्स बहुत इजी लगता है बट ये भाषा में अटक जाते हैं लोग। तो ये भाषा सीख लो, फिर देखो इजी हो जाएगा। और एक बार क्या ना, पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस के साथ एक बार ही समझना पड़ता है। और समझने के बाद एक बार समझ लिया उसके बाद रिवीजन नहीं किया तो गायब हो गया। तो समझने के बाद थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है, फिर उसके बाद दिमाग में बैठ जाता है। जैसे एक बच्चा पैदल चलना सीख गया, अब उसके थोड़ी ना गिरता है बार बार। शुरू शुरू में जब पैदल चलना सीख रहे थे तो बहुत बार गिरते थे। शुरू शुरू में साइकिल चलाना सीख रहे थे तो गिरते थे। बट एक बार सीख लेते हो, शुरू शुरू में जब स्विमिंग करना सीख रहे थे तो नहीं आ रहा, तो डूब जा रहे थे थोड़ा थोड़ा। बट एक बार सीख लोगे तो सीख लोगे। तो वही अकाउंट्स के साथ भी वही चीज़ है। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो अगर बात करें कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल अकाउंट का लेट से बैलेंस है, बाई बैलेंस 5 लाख। अब ड्राइंग्स 10,000। तो कुल मिला के कैपिटल का बैलेंस कम हो गया ना, 4,90,000 हो गया। ठीक है, इतना इजी होता है यार ये। कुछ बच्चे ज़बरदस्ती का लेजर से घबराते हैं, कुछ बच्चे ज़बरदस्ती का जर्नल से घबराते हैं। तो घबराने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, जब कैपिटल को डेबिट करना तो देखो यहाँ आ गया कैपिटल, कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं हम लोग, समझिएगा इसको। तो कैपिटल का डेबिट साइड में किससे डेबिट कर रहे हैं? ड्राइंग से, टू ड्राइंग्स। तो ये हो गया जर्नल टू लेजर पोस्टिंग। ठीक है, ये है जर्नल और इसी जर्नल का ये है लेजर। तो जर्नल टू लेजर, लेजर टू जर्नल, यही है बस, अकाउंट्स में और कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक लेजर दिया हुआ है तो इस लेजर को देखकर आप जर्नल में आ जाओ, और जर्नल दिया हुआ है तो जर्नल को देखकर लेजर बना लो। कुछ है ही नहीं दोस्त। और उससे फिर आप भाषा भी सीख लो। इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि ड्राइंग्स है और ये अकाउंट कौन सा है? ये अकाउंट है कैपिटल। टी जब बना है तो ये कैपिटल लिखा हो ना ऊपर में, तो ये अकाउंट है कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, ये डेबिट साइड है, बाय ड्राइंग्स। तो कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय ड्राइंग्स, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। तो बोलते हैं कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय ड्राइंग्स, बट जब जर्नल लिखते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं, अरे बाई बोल रहे हैं, टू बोल रहा है, बाई इधर लिखो, राइट साइड लिखो। तो ये सब ज़बरदस्ती का कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स है दिमाग में, जो आप लोग अपने दिमाग में रखते हो और पूछते नहीं हो। ठीक है, तो पूछो ना यार, क्या दिक्कत है? और सर आप तो बिना पूछे ही बता देते हैं, तो क्या करें? आप लोग इतना परेशान जो रहते हो। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, समझ में आया? अब इनकम टैक्स में देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 2-3 तरीका से काम होता है। एक होता है सोल प्रोपराइटर, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है कंपनी। तो दोस्त सोल प्रोपराइटर में जैसे जो भी सोल प्रोपराइटर है, इनकम टैक्स का जिम्मेदारी उसके ऊपर आता है। तो बिजनेस बिजनेस होता है बेटा, ठीक है, बट टैक्स जो है वो पापा को देना होता है। तो अगर टैक्स पापा के नाम का है और अगर बाई चांस उस वो पैसा बिजनेस से दे दिया तो बेटा फिर बोलेगा नहीं नहीं पापा, ये है ड्राइंग्स, ये है ड्राइंग्स, टैक्स तो आपका था, मेरा थोड़ी ना था। तो क्लियर हो गया। उसी लॉजिक से पार्टनरशिप फर्म का अगर कोई टैक्स आता है
अगर फर्म का कोई टैक्स है तब तो चलो फर्म का खर्चा है तो एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो वो P&L में जाएगा। बट अगर फर्म ने पार्टनर का पर्सनल लाइबिलिटी जो होता है, पार्टनर का पर्सनल लाइबिलिटी जो होता है, पर्सनल टैक्स अगर फर्म ने दे दिया तो वो हो जाएगा ड्राइंग्स। और कंपनी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है तो कंपनी का टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। तो बस इतना सा ही बात है। तो अगर इतना सा बात है तो भैया मैं इसको रीड नहीं करूँगा, अब ये अब सेल्फ रीडिंग मोड में चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड, इसका भी मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ। जब भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र कहीं नहीं आता, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है? क्योंकि अगर आप एक लेवल क्रॉस करते हो, ठीक है भैया, इतना रुपया का माल खरीद रहे हो, इतना सा खरीद लोगे तो मुझे 5% मिल जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं आता। बट कैश डिस्काउंट जो है उसका इम्प्लीकेशन आता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट का इम्प्लीकेशन आता है, ट्रेड डिस्काउंट का इम्प्लीकेशन नहीं आता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सेल्फ रीड करिए, इफ़ रिक्वायर्ड आई विल रीड इट आफ्टर दैट। अच्छा, फिर आया रिबेट। रिबेट क्या हो रहा है दोस्त? अब हमारे यहाँ पर कस्टमर है, अब हमने कस्टमर को बोला है कि अगर पूरे साल भर में अगर आप 1 लाख रुपया का सामान हमसे खरीद लेते हो तो हम आपको 2% का रिबेट देंगे। मतलब 1 लाख अगर आपका हो गया तो 2,000 रुपये हम आपको वापस दे देंगे। अब कोई एक भाई साहब है, पोद्दार साहब, तो उसने 95,000 का खरीदा है, अब 31 मार्च आज, तो इनको रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट 2-3 लोग और हैं जिन्होंने 1 लाख क्रॉस कर लिया है, या 1,02,000 है, या किसी का 1,10,000 है, तो जिनका है 31 मार्च को हम लोग चेक करेंगे। 31 मार्च को देखेंगे जिन जिन लोगों का 1 लाख से ऊपर हो गया है तो उनको 2% के हिसाब से कैलकुलेट करके रिबेट देना है। तो रिबेट हमारा एक तरह का खर्चा है, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और क्रेडिट कहाँ करेंगे? क्रेडिटर्स, जिनको मिलना चाहिए उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो वही रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। और साल में ये रिबेट कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। रिबेट का जो लेजर है जब क्लोज करेंगे, लेजर को क्लोज करके कहाँ टानेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। इतना सही बात है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया रिबेट के से। बैड डेट्स जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त यहाँ देख रहे हैं आप, प्रोविजन एंड कन्फर्मेशन, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन मतलब क्या होता है कि अपने को पता नहीं है। प्रोविजन मतलब अपने को पता नहीं, जैसे अपने इतना साल का 50 लाख का काम करते हैं और अपने को लगता है कि यार साल का 50 लाख में ना 2% तो मतलब कोई ना कोई भैया मार ही लेता है, तो 2% मार लेता तो एक काम करिए, 2% का तो प्रोविजन बना के रख, 2% का प्रोविजन बना के रखते हैं। बट कौन सा पार्टी मारा पैसा अभी तक पता नहीं, और जो पार्टी मारेगा, समझ लीजिए अशोक ने पैसा मार लिया, कंफर्म है ये, इससे पैसा मिलना ही नहीं है, ठीक है। अब अशोक से समझ लो लेना था टू बैलेंस 2 लाख, ठीक है, डेबिट बैलेंस है, और अशोक ने दे दिया अपने को। जब अशोक का इस तरफ से पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक किया हमने, तो अशोक को भैया क्रेडिट किया हमने, तो अशोक को क्रेडिट किया बाई बैंक 1,50,000। तो अशोक ने 1.5 लाख रुपया तो दे दिया है। अब ये जो 50,000 जो बचा है ना, ये अशोक को कई बार फ़ोन कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब ये अशोक देना नहीं, अरे नहीं तेरा माल ठीक नहीं था, तेरा माल में डैमेज था, ये था वो था करके, और नाटक कर रहा है। तो अपने को कन्फर्म समझ में आ गया कि ये भाई साहब अब और पैसा देने वाले नहीं हैं। तो अब नहीं और देने वाले, तो जिसमें होता क्या ना, बाई बैलेंस CD 50,000 साल के एंड में, अब वापस नेक्स्ट साल में हम लोग लिख रहे हैं टू बैलेंस BD 50,000। अब क्या ना, ये अशोक का खाता खुला हुआ रहेगा और अपने को पता है कि भैया देने वाला है ही नहीं है, कोई भी हालत में नहीं देने वाला। तो जब नहीं देने वाला तो भैया इसका खाता को बंद कर, खाता बंद करने के लिए मतलब बाई बैड डेट्स 50,000, तो भैया खाता बंद। अब क्योंकि ये कंफर्म हो गया बैड डेट्स, तो जो हमने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन में श्योर नहीं थे हम लोग,
तो अब यहाँ तो श्योरिटी आ गया, तो इस 50,000 को इस प्रोविजन के साथ एडजस्ट करेंगे। बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स या कस्टमर बाय नेम, तो बाय नेम में अभी हमने क्या चूज किया, दिलीप। और फिर जो बैड डेट्स रहता है, बैड डेट्स में हमने टू दिलीप किया। अब इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस कर दो, ट्रांसफर हो गया। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा बैड डेट्स से, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट्स। In case of provision for bad debts has already been prepared, then bad debts should be written off first from it. Provision for bad debts to bad debts, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इम्पैक्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। जब हम प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन, तो यहां जैसे डेटर जो है 2 लाख रुपया का है, ठीक है। हमको कहीं ना कहीं डाउट है कि मेरा 20,000 रुपया का डेटर खराब हो सकता है, डाउट है, डाउट, ठीक है। सो जब हम डाउट में रहते हैं तो हम अपना डेटर का जो वैल्यू है उसको कम नहीं कर रहे हैं, उसको रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। डेटर का वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर हम डेटर का वैल्यू रिड्यूस कर दें, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर हम डेटर का वैल्यू यहां रिड्यूस कर दें तो ये 1,80,000 हो जाएगा। समझ लीजिए 20,000 हमने रिड्यूस कर दिया। अगर यहां से रिडक्शन हुआ, यहां से अगर माइनस हुआ, तो दोस्त ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकता यहां से माइनस करने में। मान रहे हैं ना इस बात को आप? हाँ सर, मान तो रहे हैं, बट हमने कुछ ऐसा कर दिया है कि डेटर पे 20,000 का शक क्रिएट कर दिया। शक, यकीन नहीं, शक। तो जब हम शक को क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोविजन। शक है, शक। जिस दिन यकीन हो जाएगा ना, उस दिन सीधा डेटर में से 20,000 माइनस कर देंगे, सीधा। और जैसे ही डेटर में से 20,000 माइनस किए तो ये 1,80 हो जाएगा। तो सर अगर यहां से डायरेक्ट माइनस होगा तो यहां पर भी इम्पैक्ट आना चाहिए, यहां पर भी मतलब लायबिलिटी साइड में भी इम्पैक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो वही तो बता रहे हैं कि अगर प्रोविजन बना है तो पहले हम प्रोविजन में से माइनस करेंगे। जैसे कि यहां अगर हमने 20,000 माइनस किया तो इस प्रोविजन में से 20,000 माइनस करेंगे, राइट। तो एक बात तो पहले ये समझिए, तो ये बात तो आप समझ चुके हो। अब ये प्रोविजन और एक्चुअल बैड डेट्स में क्या फर्क है, ये मैं समझाना चाहता हूं। देखो दोस्त, जब हम लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन कि हमारा प्रॉफिट जो है, हमारा प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए का, हमारा प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए का। अगर हमारा प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का होता तो यहां प्रॉफिट हम 80,000 क्यों लिखेंगे? यहां प्रॉफिट 1,00,000 लिखेंगे, 1,00,000, राइट। बट यहां प्रॉफिट 80,000 क्यों आया? क्योंकि दोस्त हमने प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20,000। तो प्रोविजन बनाने के वजह से हमारा प्रॉफिट 80,000 का हो गया। प्रोविजन बनाने के वजह से हमारा प्रॉफिट 80,000 का हो गया। अगर हम ये प्रोविजन नहीं बनाते तो हमारा प्रॉफिट 1,00,000 रुपया का होता। तो क्योंकि हमने यहाँ प्रोविजन बनाया है, ये तो शक है, शक। प्रोविजन मतलब यकीन नहीं है, शक है। इस शक के बिना पे हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिया। ध्यान दीजिए, प्रोविजन तो रियलिटी नहीं है, प्रोविजन तो शक है। भैया एक कुछ कॉन्सेप्ट था ना कि अगर कुछ लॉस है या लॉस होने का चांस नजर आ रहा है तो उसको तो रिकॉर्ड कर लेंगे, बट कुछ प्रॉफिट होने का चांस है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो प्रूडेंस प्रिंसिपल और क्या क्या हम लोग जो पढ़े हैं। तो यहां शक भी अगर हो रहा है तो प्रॉफिट को
अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये आराम से मेरा प्रॉफिट 1 लाख का होता। तो 5 लाख में से मेरा कैपिटल में 1 लाख जुड़ता। बट शक के बिना पे हमने प्रोविजन बना लिया, हकीकत नहीं है। क्योंकि ये शक है इसीलिए अभी तक हमने डेटर को हिलाया नहीं। डेटर मेरा आज भी 2 लाख पे है। अगर ये यकीन हो जाए तो डेटर को मैं 1,80,000 कर दूं। अगर मेरे को यकीन हो जाए तो मैं डेटर को कम करूंगा ना साहब। अभी मेरे को शक है, तो शक के बिना पे मैंने प्रोविजन बनाया। प्लीज, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये प्रोविजन क्यों बनाते हैं। तो शक के बिना पे मैंने बनाया प्रोविजन, और प्रोविजन बनाया तो प्रॉफिट हो गया कम। जहां प्रॉफिट 1 लाख होना चाहिए था वहां प्रॉफिट हो गया 80,000। बट दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट के ठीक नीचे में प्रोविजन दिख रहा है 20,000 का। प्रॉफिट के ठीक नीचे में 20,000 का प्रोविजन दिख रहा है। तो समझदार व्यक्ति जिनको बैलेंस शीट रीड करना आता है, वो ये समझ जाएंगे, अच्छा अच्छा प्रॉफिट जो है ना 80,000 वैसे है, बट कोई बात नहीं, ये तो 20,000 ना ये प्रोविजन बना रखे। मतलब ये भी एक तरीका से ना ये शक है, इनको डर लगा हुआ है। वो कोई बात नहीं यार, अगर इनका डर सच्चा नहीं निकलता है तो ये जो 20,000 रुपया है ये और कुछ नहीं भैया, ये प्रॉफिट ही तो है। ये और कुछ नहीं, ये तो शक के बिना पे प्रोविजन बना रखे हैं, और कुछ नहीं, ये तो प्रॉफिट ही तो है। मगर अगर ये शक इनका यकीन में बदल जाए तो क्या होगा? अगर शक यकीन में बदल जाए, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इमेजिन करो, प्रोविजन नहीं बनाने बोला है, सीधा बोल दिया बैड डेट हो गया। अब इमेजिन करो यहां बैड डेट हो गया, प्रोविजन नहीं बैड डेट। हम एंट्री मार रहे हैं 20,000 बैड डेट। प्रॉफिट था हमारा 1 लाख रुपया का, प्रॉफिट तो आ रहा था 1 लाख रुपया का मेरे दोस्त। बट भैया बाद में पता चला, अरे यार ये 20,000 तो बैड डेट हो गया, बैड डेट, बैड डेट। 20,000 बैड डेट होने के वजह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया, प्रॉफिट 80,000 हो गया। अब क्योंकि ये बैड डेट है, इमेजिन करो लेट से कोई प्रोविजन नहीं बना रहे थे हम लोग, सीधा सीधा बैड डेट हो गया, तो ये प्रोविजन वाला कहानी को एक बार खत्म कर देते हैं। प्रोविजन वाला कहानी हुआ खत्म। तो कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ेगा कितना? सर कैपिटल में डायरेक्ट प्रॉफिट जुड़ेगा 80,000। मतलब जो प्रोविजन वाला कहानी खत्म। और तो सर यहां जो डेटर 1 लाख 2 लाख में बैठा हुआ है, यहां जो डेटर भाई साहब 2 लाख में बैठे हैं, क्योंकि यकीनन बैड डेट है, तो डेटर 2 लाख लेस बैड डेट 20,000, 1,80,000, और बैंक जो हमारा 1 लाख है वो 1 लाख पे। तो देखो दोस्त, यहाँ 5,80,000 और यहाँ 5,80,000। हुआ क्या, प्रॉफिट तो प्रोविजन बनाने में भी 80 आ रहा था, पर जब हम प्रोविजन बना रहे थे तो यहाँ हम प्रोविजन लिखते थे 20,000 का, क्योंकि ये शक है, और यहाँ डेटर को माइनस नहीं करते थे। तो डेटर जो 180 है ये 2 लाख लिखते थे, क्योंकि 20,000 इधर प्लस हुआ तो 20,000 इधर भी प्लस हो गया। प्रोविजन है, शक है, तो शक के बिना पे डेटर को हम लोग कम नहीं किए थे, तो डेटर 2 लाख पे ही दिखाया जा रहा था। बट अब शक नहीं, अब यकीन हो गया। तो जैसे ही यकीन हुआ तो ये हमने बैड डेट लिख दिया, और प्रोविजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर बाई चांस प्रोविजन बैलेंस शीट में हो, इमेजिन करो कि प्रोविजन है, तो हम लोग पहले प्रोविजन को घटाएंगे, ठीक है, पहले प्रोविजन को घटाएंगे। तो यही बात समझाना चाह रहा था मैं। और अगर प्रोविजन है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस बार हमने डायरेक्ट बैड डेट ही हुआ है, तो देखो सीधा सीधी अपने को यकीनन प्रॉफिट 80,000 हो गया। आई होप कि यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं तो क्या होता है, और बैड डेट लिखते हैं तो क्या होता है। तो दोस्त एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट में एसेट
does not reduce, it is shown at full value। ठीक है, क्यों? क्योंकि on the liability side we create provision, अक्षय का खाता हमने क्लोज कर दिया है। अक्षय का खाता पे टू बैलेंस बीडी था 60,000 रुपये का, बाई बैड डेट्स लिख कर 60,000 हमने अक्षय का खाता क्लोज कर दिया है। अब भैया अक्षय का हृदय परिवर्तन हुआ, अब अक्षय भाई साहब पैसा देना चाहते हैं, अब क्या करें? भैया देखो अकाउंट्स में हमने अक्षय भाई साहब का तो खाता कर दिया था क्लोज, यू क्रिएट अ न्यू एंट्री तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक नया खाता खोल दे भाई, नया खाता, दिस कॉल्ड गुड लक खाता, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, it should be treated as a gain, it should not be credited to the party paying it, it should be credited to bad debts recovered account, it will be entered in the profit and loss account on the credit side। So basically बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 आया टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, so बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो इसको लास्ट में यहाँ पीएल में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। सो ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो सही तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाता है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट लेजर टू जर्नल, जर्नल टू लेजर। ठीक है, और डेबिट कर रहे हैं अकाउंट का, उसका क्या मतलब है? क्रेडिट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? ये अगर पूरा सिंक्रोनाइज्ड रहेगा ना दिमाग में, सिंक्रोनाइज तभी रहेगा जब हम रटते नहीं हैं। अगर हम रटेंगे तो सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा, और अगर समझेंगे तो सिंक्रोनाइज रहेगा। तो जो भी बंदा अकाउंट को समझता है, समझ है उसको अकाउंट्स की, तो वो गलती करेगा तो ध्यान से देखेगा तो उसको समझ में आ जाए, ओहो मैंने गलती कर दिया, चलो डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या, ये ह्यूमन एरर पॉसिबल है, राइट? काम करते करते इधर का उधर, उधर का इधर हो सकता है तो आखिर में दिमाग। बट सही बंदा वो है जो गलती करके अपनी गलतियों को तुरंत ढूंढ ले, राइट? वरना क्या है, मैक्सिमम बच्चे तुक्का में कर रहे हैं। अगर आंसर आ गया तो भैया मैंने सही किया, और नहीं आया तो बस वो खोज रहे हैं। तो 3 घंटे के पेपर में अगर वो 30 मिनट्स खोजने में बिता दे कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी, तो बस इसीलिए पेपर कंप्लीट नहीं होता। चलो जी, क्लोजिंग एंट्री में पहुंच गए हम लोग। क्लोजिंग एंट्री तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इट्स जस्ट अ सिंपल जर्नल। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है तो यार इसका मतलब ये कि ये सब अकाउंट जो थे ना, इन सबको क्लोज किया गया। अगर सैलरी 50,000 थी तो उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लास्ट में क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एंट्री मतलब क्या? अब ये सैलरी का जो खाता है इसको बंद करना है। हो गया, पूरा साल का जो सैलरी रिकॉर्ड करना था कर लिया, अब इन सबको P&L में डाल रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी को क्रेडिट कर दिया हमने। सैलरी मेरा डेबिट खर्चा है, राइट? कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है ना। अब सैलरी को पूरा साल भर तो डेबिट किया, अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो भैया डेबिट का ट्रांसफ़र मतलब इधर चला जा रहा है। तो P&L जो है, सैलरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सैलरी देखो इसको कैसे बोलते हैं, सैलरी अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो लैंग्वेज सुनिएगा प्लीज।
ये लैंग्वेज भी अगर आप लोग सीख जाओगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। साल भर का सैलरी अकाउंट जो है हम लोग यहाँ नोट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। और साल भर का सैलरी है 2,50,000, यहाँ पर भी आया 2,50,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2,50,000। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी जो पूरा साल भर का 2,50,000 था उसको हमने कहाँ भेज दिया, हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया, मतलब सैलरी का बुक्स को क्लोज किया। तो इसका सही लैंग्वेज जो है वो ये होगा, सैलरी अकाउंट, ये है सैलरी अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये सैलरी अकाउंट जो है ये अभी तक पूरा साल भर में डेबिट हुआ है, साल के एंड में क्रेडिट हो रहा है। सैलरी अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ट्रांसफरिंग और क्लोजिंग द सैलरी अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है दोस्त बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर अपने ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, हाँ जी क्रेडिट हुआ है। तो अगर सैलरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ। अगर एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो यही तो कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी खर्चा है, डेबिट है, तो यहाँ पर भी खर्चा था, डेबिट था, यहाँ पर भी खर्चा है, डेबिट है। बस बात तो यही है कि हमने ट्रांसफर कर दिया। कल तक मैं सैलरी था, अब भैया मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके बैठ जाऊंगा। पूरा साल भर मैंने मेहनत किया, अब भैया मैं अपना सारा क्रेडिट, सारा मेहनत जो है ट्रांसफर कर रहा हूं। और मेरे को रिप्रेजेंट कौन करेगा, मेरे को रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरा खाता बंद और मैं चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस के शरण में जा रहा हूं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के शरण में जा रहा है। तो इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस के शरण में जाने वाला सिर्फ अकेला सैलरी नहीं है दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट में बुक्स क्लोज होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बुक्स क्लोज होता है दोस्त, पूरा साल काम करते हैं, बुक्स क्लोज करते हैं लास्ट में। ये अगर बात समझ जाओ टेक्निकली तो देखो जिंदगी एकदम मस्त हो जाएगा। आपको लगेगा कि यस, ये कुछ कुछ छोटी छोटी कड़ियां मिसिंग थी, रट के कर रहे थे, बट अब समझ के करेंगे कि हाँ जी पूरा साल भर जो सैलरी का अकाउंट बना, पूरा पूरा साल भर, पूरा साल भर रेंट का जो खाता बना, पूरा साल भर इंटरेस्ट का जो खाता बना, पूरा साल भर जितने भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाते हैं सब के सब क्लोज होते हैं। और जो नहीं क्लोज होते हैं वो जाते हैं बैलेंस शीट में। बस ये भी एक तरीका है समझने का। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी को कैसे क्लोज कर दे भैया, ये तो पैसा अभी तक दिया ही नहीं है, जितना कुछ दे दिया है, कर लिया है, उसको बंद कर देंगे। आउटस्टैंडिंग तो बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये बैलेंस शीट में चला जा रहा है। ठीक है, जो बंद होना था वो बंद हो गया जी, अब ये बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए ये बैलेंस शीट में जा रहा है। क्योंकि एज पर द रूल, एज पर द रूल साल के एंड में सारा खाता बंद कर दो, सारा खाता बंद कर दो दोस्त, सारा खाता बंद कर दो। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया बंद कर दो, क्लोज द बुक्स। इसीलिए बनता है क्लोजिंग एंट्रीज। और जितने भी चीज एडजस्टमेंट में नोटेड होते हैं कि भाई ये अभी भी कहीं ना कहीं खुला रह गया है, इसको हम लोग नहीं कर पाए बंद, ये खुला रह गया है, कोई बात नहीं, जितना खुला रह गया उसको खुला रखो, उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर तुरंत एडजस्टमेंट करके पैसा वैसा दे के बंद करेंगे। तो आई होप कि थिंग्स आर गेटिंग मच 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 क्लियरर। इलस्ट्रेशन 3, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस। क्या बात है, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता दोस्त, ठीक है, तो ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। रेवेन्यू मतलब कितना इनकमिंग आया, एक्सपेंसेस मतलब कितना आउटफ्लो हुआ।
ठीक है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जब हम करते हैं तब समझ लो आता है प्रॉफिट। तो यहां पर तीनों दिया हुआ है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस। नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है ऑफ मैसेज एबीसी ट्रेडर्स for the year ended 31st March 2016 were as follows। ग्रॉस प्रॉफिट का मेजर मकसद था सेल्स माइनस परचेजेस, या इसको और अच्छे से बोलते सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे आता था जीपी, याद होगा आपको। तो सैलरीज 1,10,000। तो क्या हम लोग इसको अगर सीधा सीधी देखें, ग्रॉस प्रॉफिट 420, तो क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को 420? ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर में ट्रांसफ़र करते हैं, ये तो बचपन से आप करते आ रहे हैं। यस सर। सैलरीज 1,10,000, तो सैलरीज का खर्चा इधर हम लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, किसी को कोई शक नहीं जी। डिस्काउंट क्रेडिट लिखा हुआ है, डिस्काउंट क्रेडिट। देखो दोस्त, अब यहाँ से वापस से बुद्धि, डिस्काउंट ये सब प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी डेबिट बैलेंस होता है वो कैपिटल को घटाता है, तो वो एक्सपेंस है, और क्रेडिट बैलेंस जो है वो कैपिटल को बढ़ाता है, दैट मीन्स वो इनकम है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डिस्काउंट में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब ही है कि ये हमारा इनकम है, तो इसको हम इनकम साइड में नोट करेंगे, और हमने नोट कर लिया। बस कुछ बच्चे रटने वाले जो होते हैं, वो डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, बस उसने ध्यान नहीं दिया कि डेबिट लिखा है या क्रेडिट लिखा है। अच्छा, अब देखो उसके बाद डिस्काउंट डेबिट भी दिया है 19,000। ठीक है, तो डिस्काउंट डेबिट 19,000 दिया, तो चलो यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो 19,000 डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, बैड डेट्स 17,000। देखो याद करो, बैड डेट्स एंड प्रोविजन पे मैंने बहुत लंबा एक भाषण दिया है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। बैड डेट्स 17,000, टू बैड डेट्स 17,000। डेप्रिसिएशन 65,000, डेप्रिसिएशन 65,000। तो वो कितना इजी है सर, अपने लिख रहे हैं, अपने सिर्फ मेरे को पता होना चाहिए कि किस साइड लिखना है, और अपने को पता है आराम से कि क्या खर्चा और क्या इनकम है। लीगल चार्जेस 25,000, कंसल्टेंसी फीस 32,000, तो 25 एंड 32, 25 एंड 32, लीगल चार्जेस 25,000, कंसल्टेंसी फीस 32,000, ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000, 1,000, 17,000, 1,000, 17,000। टेलीग्राम पोस्ट, टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम 12,000, स्टेशनरी 27,000, 12 एंड 27, 12,000, 27,000। तो मोरलेस अपना भी सब हो गया है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000। तो देखो बेसिकली उसने किया कि ग्रॉस प्रॉफिट को हमने डाल दिया क्रेडिट साइड में, और जो हमारा इनकम डिस्काउंट से आया है, जो डिस्काउंट रिसीव किया वो भी हमारा इनकम, तो इसको भी डाल दिया, बाकी सारे एक्सपेंसेस को हमने डेबिट साइड में डाल दिया। ठीक है, अब ये हमसे क्या मांग रहे हैं? हमसे मांग रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अरे भैया यही तो बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्या इतना ईजी होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना? मतलब फ्री का नंबर मिलने वाला है हम लोगों को, क्योंकि एडजस्टमेंट जो जो आने का वो तो हम समझ चुके हैं। एक बार समझने के बाद तो यार एकदम फ्री का लग ही रहा होगा आपको। ठीक है, सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, एंड शो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर। तो क्लोजिंग एंट्रीज तो भी जस्ट सिखाया आपने आपको। क्लोजिंग एंट्री मतलब क्या? ये सारे के सारे, अच्छा पहले तो प्रॉफिट जो आएगा क्या आएगा, डिफरेंस जो अमाउंट है वो प्रॉफिट आएगा 43,000। अब रहा बात क्लोजिंग एंट्री का। क्लोजिंग एंट्री मैंने अभी क्या समझाया आप लोगों को? क्लोजिंग एंट्री का पहले मीनिंग क्या याद है आपको? क्लोजिंग एंट्री का मतलब है कि एक ज़माने पहले, थोड़ा देर पहले, ये सैलरीज का जो अकाउंट हुआ करता था, जो पूरा साल भर हम लोग बना रहे थे, साल भर हम लोग टक 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 इसको दिया उसको दिया इसको दिया करके सैलरीज का अकाउंट में हमारा टोटल आया था 1,10,000।
और हम लोगों को पता है कि सैलरी भैया तुम्हारा साथ यहीं तक था। ये जो सैलरी अकाउंट है, ये जो सैलरी अकाउंट है दोस्त, सैलरी अकाउंट, और यहां लिखा हुआ 2 सैलरीज, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट भैया अब आपको क्लोज करेंगे, हम बंद करेंगे, आपका आपका खाता बंद करेंगे। इस साल का खाता आपका जितना बनाना था, नेक्स्ट ईयर आपको नया खाता देंगे सैलरी भैया। तो सैलरी बोलता कर दो, हमको क्या है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,10,000। तो ये सैलरी का खाता क्लोज हो गया जी, ठीक है, क्योंकि 1,10 इधर 1,10 इधर, राइट। अगर हम क्लोज नहीं करते, अगर हम क्लोज नहीं करते दोस्त, ध्यान से देखिएगा प्लीज, समझिएगा। आज एक और बात समझाना जरूरी है। जैसे अपने देखते हैं ना 2 ओपनिंग बैलेंस, अपने इन्वेंट्री के केस में देखे थे ओपनिंग बैलेंस, ये डेटर के केस में देखते हैं कि भैया चलो डेटर का खाता क्या क्लोज करते हैं, बताइए मेरे को। डेटर का खाता क्लोज करते हैं हम लोग? नहीं करते। अरे कैसे क्लोज करते भैया, उससे पैसा मांगना भी, पैसा पाएंगे हम, कैसे क्लोज करते भैया बिना पैसा लिए? क्या बात कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं यार, मजाक हो रहा है क्या? तो सैलरीज क्यों क्लोज कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया सैलरी वगैरह जो है साल का जो क्लोज करके ना, उसको एक जगह पे ले आएंगे, एक निचोड़ पे ले आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का निचोड़ में ना सारा चीज को ना अब इतना क्या 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 नहीं करेंगे यार, जो भी है ना, कितना आया कितना गया करके एक निचोड़ लेकर सीधा कैपिटल में खेल देंगे, राइट। बट डेटर को कैसे क्लोज करें, डेटर को तो क्लोज नहीं कर सकते। इसीलिए ये सब जब क्लोज नहीं होता है तो एंड में अब समझ लीजिए यहाँ सैलरी की जगह होता है डेटर। तो ये सब भी ऐसे ऐसे बैलेंस होता है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते हम लोग, यहाँ हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस CD 1,10,000। और फिर अगले साल हम लोग यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस BD 1,10,000। फिर अपने बोलते हैं देखो भैया शुरू में ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो इस साल का बैलेंस कितना है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000 रुपये। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, मैं बात वही है कि एसेट्स का बैलेंस क्लोज नहीं होता है, और ये जितने एक्सपेंस है इन सब का बैलेंस क्लोज करते हैं हम लोग। इसीलिए क्लोजिंग एंट्रीज ये है, क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करके। सो आई गेस दिस इज़ वेरी इजी। तो आइए क्लोजिंग एंट्रीज का देख लेते हैं। ये सारे के सारे सैलरीज, लीगल, ये दीज आर ऑल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो चलिए ये आप देख लेंगे आराम से। ये है ग्रॉस प्रॉफिट का, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये है वापस कैपिटल में भेजने का। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इन एडजस्टमेंट्स के साथ, ठीक है। So we'll continue next class with these adjustments. So guys, take care, all the best. I love you. Bye bye.